एक लड़की यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। उसका मकसद था कि यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करना और क्लियर करने के बाद आईएएस ऑफिसर बनना और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना। उसकी हमेशा कोशिश रहती थी कि वह ऐसे लोगों से मिले जो उसे सही समय पे सही मार्गदर्शन करे, उसको प्रॉपर गाइडेंस से उसके प्रोफेशन को लेकर, उसके सपने को लेकर। इसके लिए वो हमेशा ऐसे लोगों की तलाश में जुट जाया करती। ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अदिति अपनी कहानी की शुरुआत करती हूँ। उस लड़की की जिसका सपना था आईएएस बनकर अपना और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना, पर हुआ कुछ ऐसा कि सारे के सारे सपने टूट गए। कैसे, वो इस कहानी के जरिए मैं आपको बताऊंगी कि कैसे उस लड़की की मुलाकात होती है उत्तर प्रदेश के डीजीपी से। जो डीजीपी होते हैं उनके पीआर साहब से जब मुलाकात हो रही होती है तो दोनों की उम्र में दुगने से भी ज्यादा का अंतर था। तभी लड़की को देखकर कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हारे पिता के समान हूँ, कभी भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो मुझसे सीधे मदद मांग सकती हो, और जो भी हो और जो भी मुझसे बन सकता होगा मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पूरा का पूरा मदद करने का प्रयास करूंगा। ठीक वैसे ही चल रहा था सब, लेकिन उस लड़की की जिंदगी में एक दिन ऐसा आता है कि वहीं से उसकी जिंदगी का जो पूरा ट्रैक था, लक्ष्य था, वह पूरी तरह से बदल जाता है। वह दूसरे रास्ते पर चली जाती है। उस लड़की का लगातार बलात्कार होता चला जाता है और एक दिन ऐसा भी आता है जब वह गर्भवती हो जाती है। फिर वह अपने ही ऊपर हुए जुल्म के लिए दर दर भटकती रहती है ताकि उसे इंसाफ मिल सके। शायद भविष्य में कभी वह आईएएस ऑफिसर बन ना पाए, लेकिन जो उसके साथ हुआ तो वो वाकई ही बहुत ही भयानक होता है। वो बहुत गलत होता है। आगे उसकी जांच ईमानदारी से होगी भी या नहीं होगी, इस पर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए थे। आज कहानी उस लड़की की है और साथ ही उससे मिलने वाले एक ऐसे ऑफिसर जिसने कई साल तक उसका शारीरिक शोषण किया। आज कहानी इसी विषय पर है। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अदिति आज जो आपको सच्ची घटना में आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बात कर रही हूँ। साल 2019 की। आखिर एक ऑफिसर उस लड़की को फोन करता है या बात करता है स्नैपचैट के माध्यम से। ज्यादातर उनकी बातें होती रहती थी स्नैपचैट के माध्यम से ही। उन्होंने कहा कि तुम प्रयागराज में आके मिलो नैनी पर। दरअसल कुंभ का मेला चल रहा था, इस बहाने में तुम कुंभ भी घूम लेना और साथ ही तुम्हारी किसी से मुलाकात करवाऊंगा और वहां मुलाकात करने के बाद तुम्हारी जो भी क्वेरी है, जो भी सवाल है, उनसे कर सकती हो। जो लखनऊ के नैनी में टेंट बने होते हैं जहां पर रुकने की पूरी व्यवस्था होती है, वहीं पर उस लड़की को रुकने के लिए भी व्यवस्था की गई थी। रुकने का पूरा इंतजाम किया गया था उस लड़की के लिए, लेकिन सेफ्टी को देखते हुए उस ऑफिसर ने कहा कि तुम्हें उस होटल में जाना चाहिए। उस लड़की को होटल में भेजने का पूरा इंतजाम कर दिया गया। जैसे वो लड़की होटल पहुंचती है तो वहां उसे इग्नू के एक प्रोफेसर से उनकी मुलाकात करवाई जाती है। लड़की रिसर्च कर भी रही थी और रिसर्च के संबंध में जो भी जानकारी उसे उस प्रोफेसर से लेनी थी, उस जानकारी के बारे में काफी लंबा चौड़ा डिस्कशन होता है उस पर। उसके बाद खाना पीना खाया जाता है और खाना पीना खाने के बाद वह अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। उस लड़की को बिल्कुल पूरी तरह से जानकारी थी कि इसी होटल के अंदर वह ऑफिसर भी रुका हुआ है, जिस ऑफिसर के माध्यम से इस प्रोफेसर से मुलाकात हुई। अब कुछ वक्त बीतने के बाद लड़की अपने कमरे में जाती है और कमरे में जब जाती है तो कुछ देर बाद वो ऑफिसर भी उसी कमरे में आ जाता है। और जब वह ऑफिसर आता है, दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, क्योंकि यह पहली बार की बातचीत नहीं हो रही। इससे पहले भी बहुत ज्यादा बातचीत दोनों में होती रहती है, लंबे समय से बातचीत हो भी रही थी, लेकिन ये एक ऐसा मौका है कि जब वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा करीब आ चुके थे, तभी वो लड़की के काफी नजदीक जाता है। लड़की के साथ अब गलत काम करने की कोशिश कर रहा होता है। लड़की ने विरोध करने की भी कोशिश की, लेकिन उस अधिकारी के सामने, उसकी ताकत, उसकी पावर के सामने वो लड़की ज्यादा विरोध नहीं करने की स्थिति में नहीं रही और वह विरोध कर भी नहीं पाई। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उसे लड़की के साथ उस दिन बलात्कार होता है और बलात्कार के साथ साथ ही उस लड़की के कुछ गंदी पिक्चरें भी ले ली जाती है ताकि वो भविष्य में अगर विरोध करने की कोशिश करे तो उन पिक्चरों के माध्यम से उसे डराया और धमकाया जा सकता है।
तब लड़की के विरोध करने की कोशिश की तो उसे बताया गया कि तुम्हारी कुछ अश्लील तस्वीरें हैं, यदि तुमने ऐसा कुछ विरोध करने की कोशिश की तो यह पिक्चर तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारे परिवार को और तुम्हारे जानने लोगों को भेज दिया जाएगा। खामखा की बदनामी होगी, इसलिए चुपचाप रहो। अब वो लड़की उस वक्त ज्यादा कुछ कहने की, बोलने की स्थिति में नहीं रही, क्योंकि उसके साथ जो हुआ वो वाकई ही बहुत ही भयानक होता है। लेकिन यह पहली बार नहीं था। अब यहाँ से ये सिलसिला शुरू हो जाता है। अब ना केवल उस होटल में, बल्कि जब भी कहीं दूसरे शहर में, दूसरी जगहों पर या फिर जहां मौका मिलता है वहां पर उसे बुलाया जाता है। वहां बुलाने के बाद वह उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य किया जाता है। दरअसल एक लड़की है जिसका नाम है वैशाली। यह एक काल्पनिक नाम है, असली नाम हम नहीं बता सकते। साल 2018 की बात है। उस लड़की की तलाश रहती थी कुछ ऐसे लोगों से, ऐसे ऑफिसर से मिलने की जो ऑफिसर उसको सही मार्गदर्शन दे सके, सही रास्ता दिखा सके। मीडिया रिपोर्ट्स यह बताती है कि एक वो लड़की थी। अब यहाँ से इनकी पहली बार मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद फिर दोनों का भी नंबर जो है आदान प्रदान होते हैं, और जब वो फोन नंबर आदान प्रदान करते हैं तो अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी स्नैपचैट के थ्रू बातचीत होती है या मैसेंजर के थ्रू बातचीत होती है। और बातचीत होने पर ये एक दूसरे से कुछ थोड़ा बहुत नजदीक आ जाते हैं बातचीत के दौरान सोशल मीडिया पर। और कुंभ के मेले में यानी कि साल 2019 में इस लड़की के साथ जब पहली बार बलात्कार हुआ, पहली बार रेप होता है, तो ये समझ नहीं पाते आखिरकार आप क्या करें तो क्या करें। अब ये कभी किसी होटल में लखनऊ के, तो कभी कहीं एक बार बताया जाता है कि दोस्त के भी रूम में उन्होंने उसे बुलाना शुरू कर दिया था। कभी मामा के फ्लैट पे होता है, वहां पर भी बुलाना शुरू कर दिया। यानी कि प्रत्येक सप्ताह अब आदी बन चुके थे, इन्हें आदतें लग गई थी। लड़की उसका भी विरोध नहीं कर पा रही थी, लेकिन साथ साथ में लड़की को शांत करने के लिए उसे महंगे महंगे गिफ्ट भी दिए जा रहे थे। ये महंगे महंगे ज्वेलरी भी दी जा रही थी ताकि वह शांत रहे, चुप रहे, किसी से कुछ भी ना कह सके। लड़की यूपीएससी की तैयारी के लिए पूरी ईमानदारी से लगी हुई थी, लेकिन जब उस रास्ते से भटक जाती है, उसके साथ जो गलत हो रहा होता है वह किसी से भी कहने की स्थिति में नहीं होती। हालांकि एक बार उसके ऑफिसर की पत्नी से मुलाकात होती है, उसको पूरी कहानी बताती है, लेकिन ऑफिसर की पत्नी को यकीन नहीं हो रहा होता कि उनके पति कुछ इस तरीके की हरकत भी कर सकते हैं। वक्त और आगे बढ़ता चला गया। अप्रैल 2023 का यह वाक्य कि लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है, और उस लड़की ने कसम खाई कि वह हर हाल में अब पुलिस से शिकायत करेगी। लेकिन जब बात पुलिस तक आती है तभी वह ऑफिसर कहता है कि तुम किसी भी अधिकारी के पास नहीं जाओगी, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि बहुत जल्दी से एफआईआर दर्ज कर ले। इसलिए जब लड़की ने बताया कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तब यहाँ पर जाकर उस ऑफिसर के दिमाग में कुछ खटकने लगता है कि ऐसा ना हो कि मामला अगर हाईलाइट हो गया तो शायद उसकी भी जिंदगी और करियर दोनों तबाह हो सकता है। इसलिए उसने लड़की को छल से अपने दोस्तों का सहारा लेने के बाद अलग अलग हॉस्पिटल में ले जाकर उसका असली नाम का इस्तेमाल कभी नहीं किया, लड़की के पिता का असली नाम भी इस्तेमाल नहीं किया, और इधर से उधर कोशिश करके अपनी जो ताकत थी, पुलिसिया ताकत का इस्तेमाल करने के बाद उसका अबॉर्शन करवा दिया। अब लड़की का अबॉर्शन हो जाता है। लड़की को और ज्यादा गुस्सा आता है। उसे लग रहा था कि उसके साथ तो बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है और बहुत कुछ गलत हो चुका है। इसीलिए उस लड़की ने अब नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाती है, जो कि गोमती नगर विस्तार थाना लगता है। वहां जाकर एसएचओ को पूरी की पूरी कहानी बता देती है। एसएचओ साफ इनकार कर देता है कि मैं इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता, तुम्हें उच्च अधिकारियों से आदेश कराने होंगे, तभी मैं इस मामले में कुछ कर सकता हूँ। इस लड़की ने अब सीओ सर्कल, जो सर्कल ऑफिसर होते हैं, उनसे मुलाकात की, लेकिन सर्कल ऑफिसर सर ने भी इस मामले में ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाई। फिर बाय पोस्ट भी जो उच्च अधिकारी होते हैं, चाहे वह मुख्यमंत्री हो, चाहे वो डीजीपी हो, चाहे एडिशनल एसपी हो,
चाहे एसपी हो, कई अधिकारियों को उसने पत्र लिखे और पत्र लिखकर इसमें अपनी पूरी कहानी बयां की और बताया कि एक एएसपी साहब हैं, उन्होंने किस तरीके से उस लड़की का लगातार साल 2019 से साल 2023 तक उसका शारीरिक शोषण किया है। वह लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे और बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे सबूत अब उस लड़की के पास होते हैं, लेकिन वह उसका एक ही मकसद था ताकि वह अपने ऊपर जो हुआ अन्याय है उस पर न्याय ले सके। लेकिन उस लड़की के पिता को भी शायद बार बार धमकाया जा रहा था, लड़की के पिता को भी डराया धमकाया जा रहा था, शायद उन्हें पैसे का लालच भी दिया जा रहा था कि इस मामले को यहीं पर खत्म कर दिया जाए। दो बात खत्म करो और जो भी हुआ उसे मिटाने की अब कोशिश करो। लेकिन लड़की का करियर तो पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर था। लड़की ने हार नहीं मानी। इसके बाद वो डीजीपी से मुलाकात करने की कोशिश करती है, डीसीपी से भी मुलाकात करने की कोशिश करती है, महिला हेल्पलाइन यानी कि 1090 का भी सहारा लेती है, 1090 का भी सहारा लेती है। IGRAS जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा पोर्टल बनाया जहां पर कोई व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है और उसी शिकायत के आधार पर पुलिस कार्रवाई करती है और कार्रवाई करने के बाद जो भी जांच में सही पाया जाता है आरोपी को उस हिसाब से सजा दिलाई जाती है। लेकिन IGRAS पर भी इस लड़की की शायद कोई मदद नहीं हो पा रही थी, इसलिए उसने मामले को गंभीरता से लेते हुए और कहते हैं कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। फिर भी इस ऑफिसर यानी कि एएसपी के खिलाफ विभागीय जांच होती रहती है। लगभग 2 महीने तक विभागीय जांच चलती रहती है और विभागीय जांच में कुछ ऐसा पाया जाता है कि लगता है जैसे कुछ ना कुछ इस लड़की के साथ वाकई गलत हुआ है। जब चारों तरफ प्रेशर बनने लगता है पुलिस पर इस मामले को, फिर मीडिया भी बड़ी प्रमुखता से उठाती है। कई वेबसाइट भी कई ऐसी खबरें होते हैं जो लगातार प्रमुखता से प्रकाशित होती रहती हैं और प्रमुखता से प्रकाशित करने के बाद 6 जनवरी 2024 को गोमती नगर विस्तार थाने में मुकदमा अपराध संख्या 44 और 2024 की धारा IPC की धारा 376, 506, 313 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। दरअसल 376 धारा बताती है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है, 506 यानी कि लड़की को लगातार धमकियां दी गई और 313 यानी कि महिला की बिना सहमति के उसका अबॉर्शन करवाया गया है। इसमें ना केवल उस अधिकारी को उसमें मुख्य आरोपी बनाया गया बल्कि उसकी पत्नी को, जो उसकी पत्नी होती है, उनको, उनके खिलाफ उनकी भी नामजद मुकदमा दर्ज होता है। साथ ही उनके दोस्त भी शामिल होते हैं, सतीश, विक्रम, सिद्धार्थ, सौरभ, इन लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। लड़की ने फिर मीडिया में आकर कहा कि जो व्यक्ति एक बड़ी पोस्ट पर, बड़े पद पर है, बाद में पता चलता है कि वो ATS के एडिशनल SP होते हैं, तो उनके खिलाफ कोई क्या कार्रवाई करेगा। एक जो उनसे बहुत छोटा अधिकारी है इस मामले की अगर जांच करेगा तो कैसे इसमें कोई ईमानदारी से जांच कर सकता है। लेकिन यह भी आपको बताते हैं कि जब इंस्पेक्टर के नीचे से किसी अधिकारी के खिलाफ कोई मामला होता है तो उसमें SSP कार्रवाई कर सकते हैं, उन्हें सस्पेंड भी कर सकते हैं और जो भी विभागीय कार्रवाई होती है वो भी कर सकते हैं। लेकिन बात जब सर्कल ऑफिसर से ऊपर की हो जाती है तब ऐसी स्थिति में SSP के हाथ में शायद उतनी पावर नहीं होती। वो सीधा मुख्यालय लेवल से यानी कि लखनऊ स्तर से कोई ना कोई कार्रवाई हो सकती है। इसलिए पहले जांच होती है, जांच होने के बाद इसमें फिर 12 फरवरी 2024 को उस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। जब यह पूरी खबर अखबारों के माध्यम से प्रकाश होती है तब कहीं ना कहीं इस अधिकारी पर दबाव पड़ने लगता है और मीडिया कर्मियों ने जब इनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि उन्हें फंसाया गया है, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, इन डॉक्यूमेंट का प्रयोग किया जा रहा है। उधर लड़की का कहना है बिल्कुल सारे डॉक्यूमेंट मेरे सही हैं, बल्कि इन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करने के बाद कई जगह तो नाम बदल दिए गए हैं, डॉक्यूमेंट ही बदल दिए गए। उस लड़की को उसने साफ साफ कहा कि उसको महंगे महंगे गिफ्ट दिए जाते थे और महंगे महंगे उसको ज्वेलरी गिफ्ट की जाती थी और जब उसके बिल कटते थे तो कहीं ना कहीं उस अधिकारी का
उस अधिकारी का ही ईमेल आईडी का प्रयोग किया जाता था, इसलिए उसके पास काफी कुछ सबूत है। यदि पुलिस ईमानदारी से जांच करे तो सच का सच और झूठ का झूठ बताया जा सकता है। जो उनकी पत्नी है एडिशनल एसपी, वो कहती है कि इस लड़की से उनके परिवार को और उनके बच्चों को खतरा है। कहीं ऐसा न हो कि यह उनके ऊपर एसिड अटैक करा दे। इसलिए उन्हें भी पूरा भरोसा है कि उनके पति बिल्कुल पूरी तरह से ईमानदार है, उनको फंसाया जा रहा है। हम यह नहीं कहते कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। पुलिस को इस मामले में पूरी ईमानदारी से अपनी जांच करनी चाहिए और जो भी इसमें सच है और जो भी झूठा है उसको क्लियर करने के बाद ही यह बताना चाहिए और यह जताना भी चाहिए कि किसी की जिंदगी से ऐसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। यदि लड़की खिलवाड़ कर रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यदि वह ऑफिसर खिलवाड़ कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको केवल जागरूक करना है, सचेत करना है। ऐसी और भी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे खबरीला टीवी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।